बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अहमद नदीम क़ासमी की तहरीर सबक सिफ़ारिश पढ़ेंगे। अहमद नदीम क़ासमी का असल नाम अहमद शाह था, जो 20 नवंबर 1916 को खुशाब के गांव अंगा में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम अपने ही गांव से हासिल की। वालिद मोहतरम की वफ़ात के बाद इनकी कफ़ालत इनके चचा हैदर शाह के ज़िम्मे आई। आप ने BA और FA सादिक एजर्टन कॉलेज बहावलपुर से किया और चचा की वफ़ात के बाद रोज़गार के सिलसिले में मुख्तलिफ़ महकमों में मुलाज़मत इख्तियार की। आप चूँकि बुनियादी तौर पर अदीब थे, लिहाजा मुख्तलिफ़ महकमों की नौकरियां छोड़कर लाहौर में रिसाला नक़ूश और सवेरा के मुदीर बन गए। तहज़ीब निस्वां और फूल के एडिटर भी हुए। आप साहिब तर्ज़ अदीब हैं। आपके अफ़सानों के मजमूए चुपाल, बगोले, तुलू व ग़ुरूब, आंचल, सन्नाटा, कपास का फूल, इसके अलावा भी कई तसानीफ़ हैं आपकी। चूँकि आप बहुत अच्छे शायर भी थे, इसलिए दश्ते वफ़ा, जलालो जमाल, शोलाए गुल, रिमझिम या आपकी के शेरी मजमूए हैं जो आज हम अफ़साना पढ़ने वाले हैं। ये अफ़साना सिफ़ारिश उनके अफ़सानवी मजमूए किस कपास का फूल से लिया गया है। अब हम अहमद नदीम क़ासमी का ये अफ़साना सिफ़ारिश पढ़ेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, सिफ़ारिश के हवाले से चंद बातें। ये हमारा मुआशरती अलमिया है कि हम में से हर इंसान अपने आप को मुतमईन तसव्वुर नहीं करता और अपने मामलाते ज़िंदगी को निभाने के लिए दूसरों का सहारा लेने की कोशिश करता है। यानी सिफ़ारिश को अपने लिए अहम समझता है। इसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो हम हर मुमकिन ये कोशिश करते हैं कि मेरा काम सबसे पहले हो, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम इंसाफ का खून करके सिफ़ारिश के ज़रिए अपने मामलात को हल करवाने की कोशिश करते हैं। मुआशरती रवैयों में ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि छोटे से लेकर बड़े तक तमाम तबक़ात इसी को अपनाए हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी एक ऐसे ही नौजवान की कहानी है कि मोहल्ले की बड़ी गली के मोड़ पर 3-4 तांगे हर वक्त मौजूद रहते थे। ये अज़ीज़ तलबा आपका MCQs बन सकता है जी।
महल्ले की बड़ी गली के मोड़ पर 3-4 तांगे हर वक्त मौजूद रहते हैं, मगर उस रोज़ मैं मोड़ पर आया तो वहाँ एक भी तांगा नहीं था। मुझे खासी दूर भी जाना था और जल्दी भी पहुँचना था, इसलिए तांगे का इंतज़ार करने लगा। तांगे तो बहुत से गुज़रे, मगर सब लगे हुए थे, सब भरे हुए थे, सब में सवारियाँ मौजूद थीं। अचानक मैंने फीके कोचवान को अपनी तरफ आते देखा तो पुकारा, भाई फीके, तांगा कहाँ है, तांगा लाओ ना। इसमें यह भी एक आपका MCQs है कि नौजवान का नाम क्या था? फीका। कोचवान का नाम था फीका। कोचवान तांगा चलाने वाले को कहा जाता है। तो यहाँ फीके कोचवान को जब अपनी तरफ आते देखा तो पुकारा, भाई फीके, तांगा कहाँ है, तांगा लाओ ना। तांगा तो बाबूजी आज नहीं जोड़ा है, आज नहीं जोता है, उसको हमने यानी मैंने आज घोड़े के साथ मुंसलिक नहीं किया, आज सवारियों के लिए उसे तैयार नहीं किया। फीके ने जवाब दिया। मैंने देखा कि फीका जो कि कोचवान का कोचवान और पहलवान का पहलवान था, उसने आज शेफ भी नहीं बनवाया था। कल भी मैं बात कर रहा था कि आपका एक सवाल होता है तज़कीर व तानीस वाला। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ तज़कीर व तानीस के हवाले से देखिए कि उसने आज शेफ भी नहीं बनवाया था। अगर शेफ का लफ्ज़ आए तो फिर ये मुज़क्कर लफ्ज़ होगा, शेफ भी नहीं बनवाया था। और अगर दाढ़ी का लफ्ज़ आए तो फिर दाढ़ी नहीं मुंडवाई थी, फिर दाढ़ी जो है वो मुअन्नस होगी, शेफ जो है वो मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। इसकी आंखें सुरमे से महरूम थी और बोटी की तरह सुर्ख हो रही थी, यानी सुर्खी इस हद तक थी, वो जागने की वजह से, थकान की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, बोटी की तरह सुर्ख हो रही थी। क्या बात है फीके? मैंने पूछा। वो बोला, बाबूजी एक काम है। हाँ हाँ कहो। मैंने कहा, काम ये है बाबूजी के आप मेरे बाबा को तो जानते हैं ना? फीका बोला, उसकी एक आँख चली गई। ओहो, मुझे दुख हुआ। कैसे गई? क्या कोई हादसा हुआ? नहीं जी नहीं। फीके के चेहरे पर भोलपन का छींटा पड़ गया। भोलपन का छींटा पड़ गया, जैसे वो जानता ही ना हो। वो मासूमियत उसके चेहरे से छलक रही थी। भोलपन का छींटा पड़ा, मासूमियत छलक रही थी। लाल लाल तो वो हर वक्त रहती थी और इसमें से पानी बहता रहता था। आप तो जानते हैं, आप तो बाबा के साथ कई बार तांगे पर बैठे हैं। तो बाबूजी, कल क्या हुआ कि बाबा मिस्री शाह में से गुज़रा तो एक हकीम सुरमा बेच रहा था। तो बच्चों ये देखिएगा, मैंने इसको अंडरलाइन किया है, मिस्री शाह। मिस्री शाह लाहौर का एक महल्ला है कि कुछ लोग, कुछ तालिब इल्म जब ये इसका ख़ुलासा लिखें तो वो हकीम का नाम मिस्री शाह लिख देते हैं, लिहाजा ये नहीं है। यानी फीके का बाप मोहल्ला जो मिस्री शाह है लाहौर में, वहाँ में से गुज़र रहा था तो एक हकीम वहाँ पर सुरमा बेच रहा था आँखों के लिए। बाबा ये सुरमा ले आया और हमें बताया कि इससे आँख की लाली जाती रहेगी। वो बड़ी मारूफ बात है कि नीम हकीम ख़तरा जान, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। हम मुआशरे में कभी कभी ऐसी हरकतें कर जाते हैं, एक क्वालिफाइड बंदे को छोड़कर हम टोटकों पर उतर आते हैं, टोटके आजमाना शुरू कर देते हैं। और चूँकि टोटके, वो जिस बंदे ने ये टोटका बताया है उसको हो सकता है उससे फ़ायदा हुआ हो, उस टोटके से उसकी बीमारी की वजह कोई और हो तो उससे फ़ायदा हो गया। अब हम उस टोटके को हर बंदे पे आजमाने की जब कोशिश करते हैं तो फिर नुकसान हो जाता है। हम क्वालिफाइड लोगों को छोड़कर जब इस तरह के अताई लोगों से इलाज मुआवजा करवा के
मुतमईन अपने आप को करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी इंसान जो है वो बीमार हो जाता है। तो यही इसके साथ हुआ कि एक नीम हकीम से सुरमा ले आया और उसने कहा कि इससे आँखों की लाली जाती रहेगी। हकीम ने खुदा रसूल की कसम खा के कहा है कि, और ये भी कहा है कि ना जाए तो क़यामत के दिन मुझे गर्दन से पकड़ना। एक हमारा माशरती मसला ये है कि हम लोगों को मज़हब के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं और लोग बड़ी जल्दी ब्लैकमेल हो भी जाते हैं। यही हरबा इस हकीम ने इस्तेमाल किया कि उसने खुदा रसूल की कसम खाई, खुदा रसूल को शामिल किया तो अपना सामान बेच दिया। हालांकि इसके बारे में जो है वईद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि ख़रीदो फ़रोख्त में कसम से बाज रहो। कसम खाने से माल बिक जाता है लेकिन उससे बरकत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा उस हकीम ने भी यही हरबा इस्तेमाल किया कि खुदा रसूल को शामिल करके अपना सुरमा बेच दिया। मैंने भी कह दिया कि हकीम खुदा रसूल को बीच में डाल रहा है तो ज़रा सा लगा ले। अम्मा ने भी यही सलाह दी। उसने लुक़मान हकीम हिकमत का बादशाह पढ़ा और आँख में सलाई फेर दी। बस फिर क्या था बाबूजी, कसम खाकर कहता हूँ जब से अब तक आँख लगी हो। बाबूजी आप थक तो नहीं गए, सिगरेट वाले की कुर्सी उठा लाऊं? उस फीका मुझे ऐसा लगा जैसे उसके चौड़े चकले सीने पर गुड्डे का हैरान सर रखा हुआ है। गुड्डा छोटा सा बुत, यानी वो वैसे पहलवान का पहलवान, चौड़ा चकला सीना था उसका, लेकिन इस वक्त उस पर भोलपन का ही अंदाज़ था कि ऐसे लग रहा था कि इतने चौड़े चकले सीने पर एक बुत का सर रख दिया हुआ है। वो जानता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या हो गया है हमारे साथ। मैंने कहा तुम भी हद करते हो फीके, अब आगे भी कहो ना, क्या हुआ फिर, उसके बाद क्या था? तो फीके की आंखों में ममनू नियत की नमी जागी। तो इस तरह ये एक और है आपका MCQs, फीके की आंखों में ममनू नियत की नमी जागी। कभी कभी MCQs में खाली जगह में कोई लफ्ज़ छोड़ दिया जाता है और उसको फिल करना होता है, लिहाजा या फिर उसके ऑप्शंस बना लिए जाते हैं। अल्फाज जो नीचे 4 दे दिए जाते हैं जिनमें से दुरुस्त आपको करना होता है सेलेक्ट। तो यहाँ ये MCQs भी पेपर में आ चुका है, लिहाजा ये अहम है। फ़ीके की आंखों में ममनूनियत की नमी जागी। वो बोला बस बाबूजी खुदा आपका भला करे, रात तो चीख चाख के गुजार दी, फिर सुबह को मोहल्ले के सारे कोचवान इकट्ठे हुए तो उनमें से चचा शीदे ने कहा कि पोस्त के डोडे पानी में उबालो और इसी पानी से आँख धोवो। अब फिर टोटके वही कि पहले टोटके ज़माने के बाद वो हकीम नीम हकीम का सुरमा लगाने से आँख ख़राब हुई। अब एक और टोटका आ गया कि पोस्त के डोडे पानी में उबाल कर उससे आँख धो लो। धोई पर बाबा उसी तरह तड़पता रहा, क्योंकि ये कोई ऑइंटमेंट्स तो नहीं थी, ये इलाज तो नहीं था ना, यही टोटका था, बस एक और आजमा लिया और इससे और नुकसान हुआ। फिर किसी ने कहा कि पालक का साग उबाल कर बांधा और जब खोला तो बाबा ने साफ कह दिया कि अब क्या जतन करते हो, आँख का दिया तो बुझ गया। अब टोटकों पर टोटके आजमाए जा रहे हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आँख कितनी हसास है और हम इसके साथ क्या कर रहे हैं। ये इसीलिए अज़ीज़ तलबा सबक, इसीलिए हमारे लिए सबक है कि हम भी खुदा न खास्ता किसी को तकलीफ़ हो जाए तो हमें क्वालिफाइड लोगों के पास जाना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए जो मसला हो। इन टोटकों से हमें नुकसान होने का अंदेशा होता है।
हमारे घर में तो पिटस पड़ गई बाबूजी, पिटस पड़ गई, रोना पीटना शुरू हो गया, मातम शुरू हो गया। इतना बड़ा नुकसान हो गया कि बाबा की अचानक आंख जो है वो ज़ाया हो गई। उसे एक अस्पताल में ले गए, फिर दूसरे में ले गए, दोनों में जगह ना थी। अब ये भी मसला है कि जी हमारे यहाँ अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हालात बेहतर हैं, लेकिन कहीं कहीं अब भी ये हालात होते हैं कि अस्पताल छोटे हैं, वो थोड़े बिस्तरों वाला अस्पताल है और मरीज़ ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हमें मुनासिब जगह नहीं मिलती और मरीज़ ख्वार होने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर हुकूमत वक्त इस पे अच्छी तवज्जो दे तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। इन्हीं मसाइल की वजह से आजकल प्राइवेट इदारे जो हैं, प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो कामयाब जा रहे हैं और लोग पैसे भी खर्चते हैं। सरकारी अस्पतालों में ये मसाइल हैं। उसे एक अस्पताल में ले गए, फिर दूसरे में ले गए, दोनों में जगह ना थी। दोपहर को राजगढ़ के कोचवान ने बताया कि उसका साला म्यू अस्पताल में चौकीदार है। अब इसमें बच्चों ये 2 MCQs आपके बन रहे हैं। एक तो राजगढ़ के कोचवान का साला है और फिर वो कहाँ मुलाजिम है, म्यू अस्पताल में। ये 2 MCQs इसमें बन गए हैं, इनको ज़हन में रखिएगा। उसकी सिफारिश से जगह तो मिल गई पर बरांडे में। अब यहाँ फिर सिफारिश आ गई कि एक अस्पताल में गए, ज़ाती तौर पे जगह नहीं मिली, दूसरे में गए, जगह नहीं मिली। अब छोटी सी मामूली सी सिफारिश मिल गई तो जगह मिल गई। वो भी कोई ऐसी बात नहीं। पर बाबूजी शाम होने को आई है और अभी तक कोई डॉक्टर तो क्या, कोई नर्स भी उधर को नहीं आई, कोई नर्स भी उधर नहीं आई। यानी ये फिर उससे बड़ा अलमिया ये कि एक मरीज़ मौजूद है लेकिन उसकी निगहदाश्त नहीं की जा रही, उसके इलाज के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि उसकी वो सिफारिश से जगह मिल गई है। अब इलाज के लिए सिफारिश होगी तो फिर बात होगी। आप साहिब लोग हैं, ये देखिए हाथ बांधता हूँ, मेरे साथ चलकर किसी डॉक्टर से कह दीजिए कि सदीक़े मरीज़ को ज़रा सा देख ले। ये एक और MCQ बच्चों आ गया, सदीक़ा मरीज़, यानी फ़ीके के बाप का नाम क्या था, सदीक़ा। मैंने कहा वहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल जब्बार। बच्चों ये भी एक MCQ है। वहाँ आपको नाम लिखे हुए मिलेंगे, डॉक्टर अब्दुल रहमान, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, डॉक्टर अब्दुल जब्बार, डॉक्टर अब्दुल कयूम, यानी कोई से 4 नाम MCQs में है ये। तो दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है, डॉक्टर अब्दुल जब्बार। उनसे मेरा सलाम कहो, काम हो जाएगा। यहाँ फिर एक सिफारिश, ना हुआ तो कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इस वक्त मुझे एक दावत में जाना है, नाम याद कर लो, डॉक्टर अब्दुल जब्बार। फ़ीका मेरे बहुत से शुक्रिया अदा करके चला गया। फिर मुझे खाली तांगा मिल गया। जब तांगा में अस्पताल के सदर दरवाजे के सामने से गुज़रा तो मैंने देखा कि फ़ीका एक चौकीदार से बातें कर रहा है। जाहिर है डॉक्टर जब्बार का पता पूछ रहा होगा। एक बार जी में आई कि अस्पताल जाकर जब्बार साहब से कह दूँ, मगर अब तांगा आगे निकल गया और मुझे पहले ही देर हो गई थी। कुछ दूर जाकर घोड़ा फिसल कर गिरा और 10 मिनट तक गिरा रहा। अजीज़ तलबा ये भी एक MCQ है जी कि जिस घोड़े में मुसन्निफ़ या बाबूजी सफ़र कर रहे थे वो घोड़ा फिसल कर गिर गया और 10 मिनट तक घोड़ा वहाँ गिरा रहा। ये भी एक अहम MCQ है। फिर जब उठा और चलने लगा तो यकायक जब्बार साहब का स्कूटर मेरे तांगे के करीब से जन से गुज़र गया, यानी बहुत तेज़ी से गुज़र गया। जब्बार साहब, मैं चिल्लाया मगर जब्बार साहब मेरी आवाज़ से तेज़ निकले, क्योंकि वो मोटर पे साइकिल पे जा रहे थे, स्कूटर पे जा रहे थे, लिहाजा उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी और वो तेज़ी से गुज़र गए। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि कल कह दूँगा, कल पहला काम यही करूँगा। रात को मैं घर वापस आया तो मालूम हुआ कि फ़ीका कोचवान आया था और कह गया था कि बाबू आए तो मुझे बुला ले, बाबू आए तो मुझे
बुला लें। ज़ाहिर है गर्ज़मंद दीवाना होता है, और फ़ीके को चूँकि बाबूजी की ज़रूरत थी, इसलिए वो उनके घर में चक्कर लगाता रहा कि मुझे बाबूजी मिल जाएं और मेरी सिफारिश हो जाए। रात को मैं घर वापस आया तो मालूम हुआ कि फ़ीका कोचवान आया था और कह गया था कि बाबू आए तो मुझे बुला लें। मैंने सोचा इस वक्त कौन बुलाए, अगर जब्बार साहब अस्पताल ही को जा रहे थे और फ़ीके का काम हो गया तो शुक्रिया, सुबह कबूल कर लूँगा, और अगर काम नहीं हुआ तो जो भी कोशिश होगी सुबह ही को होगी। लिहाजा अब मुझे ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कल को देखा जाएगा। कहते हैं कि काम वही होता है जो वक्त पर कर लिया जाए। जब वक्त गुज़र जाता है तो चूँकि हमारा ये भी ये वतीरा बन चुका है कि हम भी वो कल की बात करते हैं कि कल देख लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन बच्चों कल कभी नहीं आया। जब कल आता है तो वो फिर आज हो चुका होता है। हमें फिर अगले दिन के काम निपटाने होते हैं, लिहाजा पिछला काम वहीं का वहीं रह जाता है। लिहाजा वो क्या कहते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। वक्त और मद्दोजज़र की लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करती। हमें अपने वक्त को कीमती बनाना होगा। लिहाजा यहाँ भी वही बात हो रही है कि मैंने सोचा कि कल पहला काम यही करूँगा। रात को मैं घर वापस आया तो मालूम हुआ कि फ़ीका कोचवान आया था और कह गया था कि बाबू आए तो मुझे बुला लें। मैंने सोचा इस वक्त कौन बुलाए, अगर जब्बार साहब अस्पताल ही को जा रहे थे, फ़ीके का काम हो गया तो सुबह शुक्रिया वसूल कर लूँगा, नहीं होगा तो जो भी कोशिश होगी सुबह ही को होगी। सुबह को मैं अभी बिस्तर से नहीं निकला था कि फ़ीके ने दरवाज़ा खटखटाया। मालूम हुआ कि रात जब्बार साहब ड्यूटी पर नहीं थे, उनकी ड्यूटी आज दिन की है। तो बाबू ने जवाब दिया, यानी तुम्हारा बाप दिसंबर की सर्दी में बरामदे में पड़ा रहा। जी एक और MCQ आ गया कि दिसंबर की सर्दी में तुम्हारा बाप बरामदे में पड़ा रहा। ये भी आप अपने नोट कर लें नोटबुक पे कि दिसंबर की सर्दी में तुम्हारा बाप, ये दिसंबर में उसके बाप को ये मसला हुआ और बरामदे में बाप जो है वो दिसंबर की सर्दी में पड़ा। दिसंबर और जनवरी सख्त सर्द मौसम है, लिहाजा इस सर्दी में उसका बाप जो है वो बाहर बरामदे में पड़ा रहा बीमारी की हालत में, और किसी ने पूछा नहीं। मैंने अपने अंदाज में तशवीश जाहिर की, भाई दिसंबर की सर्दी में? जी हाँ, वो बोला, मगर ये तो कोई ऐसी बात नहीं बाबूजी, आपने हमारा घर नहीं देखा। 10 साल से छप्पर में पड़े हैं। छप्पर वो टीन से बना हुआ वो घर छप्पर। लिहाजा हमारे लिए जो दिसंबर हो या कोई हो, ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। लिहाजा हमारे लिए ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। हमें मसला तो ये है कि कोई बाबा को आकर देख लेता और जो उनका इलाज था वो शुरू किया जाता। वो बरामदे में पड़ा रहा, इसकी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है जी। और उसकी आँख, मैंने पूछा, वो तो चली गई बाबूजी। फ़ीका यूँ बोला जैसे उसके बाप की आँख को ज़ाया हुए बरसों गुज़र चुके हैं। मैंने कहा, जब आँख जा ही चुकी है तो बेचारे बूढ़े को अस्पताल में क्यों घसीटते फिरते हो? वक्त भी ज़ाया होगा, रुपया भी ज़ाया होगा। फ़ीका बोला, बाबूजी क्या पता आँख के किसी कोने खुदरे में बिनाई का भूरा पड़ा रह गया हो। आँख की किसी कोने में, किसी हिस्से में बिनाई अभी बाकी हो। देखिए, चूल्हा बुझ जाता है तो जब भी देर तक राख में हाथ नहीं डालते, क्या पता कोई चिंगारी सुलग रही हो। बड़ी ही खूबसूरत बात की, बड़ा फ़लसफ़ियाना अंदाज़ एक अनपढ़ आदमी इख्तियार कर गया यहाँ। ये
अहमद नदीम कासमी की फ़नी चाबकदस्ती है कि वो जुमलों को जैसे चाहते हैं वो उसी तरह मोड़ लेते हैं। एक गुड्डे के हैरान सर वाला अनपढ़ फ़ीका आज एक फ़लसफ़ियाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे लगता है कि मुसन्निफ़ इंतहाई गहरी सोच रखते हैं इस हवाले से और आवाम के इंतहाई करीब हैं कि एक आदमी वो छप्पर में पड़े हैं तो उसे दिसंबर की सर्दी क्या कह सकती है, और यहाँ एक चूल्हा जब बुझ जाता है तो राख में हाथ नहीं डालते, क्यों कि राख कुछ देर तक गर्म रहती है, कहीं हाथ जल ना जाए। इसलिए इस चीज़ को बहाना बनाकर फ़ीका जवाब दे रहा है कि क्या पता कि आँख के किसी कोने में कोई थोड़ा बहुत नूर बाकी हो, कोई बिनाई बाकी हो जिससे मेरा बाप ठीक हो सके। मैं इस बात से चौंका, हैरान हो गया। आज तक फ़ीके ने मुझसे सिर्फ चारे की महंगाई और आटे में मिलावट के मौजू पर बातें की थी, फिर वो आजिज़ और आज इसने इतनी बड़ी बात कर दी। फिर वो आजिज़ी से बोला, ज़रा सा मेरे साथ चलिए बाबूजी। मेरे जिस्म में नींद अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। एक तरफ ज़रूरतमंद है और एक तरफ सिफारिश करने वाला, दोनों के अंदाज़ को अहमद नदीम कासमी ने बड़ी खूबसूरती से वाज़े किया है कि ज़रूरतमंद किस तरह गुफ्तगू कर रहा है और क्या चाहता है, और जबकि जो सिफारिश करने वाला है उसका अंदाज़ क्या है। मेरे जिस्म में अभी नींद पूरी तरह गायब नहीं हुई थी, फिर नहाना था, शेव करना था, चाय पीनी थी। मैंने कहा मैं तुम्हें अपना कार्ड दिए देता हूँ, वो डॉक्टर जब्बार को दिखा दो, बड़े यार आदमी हैं, फटाफट काम कर देंगे। तुम्हारा बाप एक बार वार्ड में चला जाए फिर इलाज के लिए तो मैं खुद जाकर कहूँगा। अब ये सिफारिश फिर काम करने लगी है। वो मुझसे कार्ड लेकर यूं चला जैसे दुनिया जहाँ की दौलत समेटे लिए जा रहा है। एक गरीब आदमी के लिए दो बोल ही तसल्ली और तशफ़ी के काफ़ी होते हैं, लिहाजा यहाँ भी बाबूजी की ज़बान से निकले हुए दो लफ्ज़ उसकी तसल्ली करवा रहे हैं और फिर वो अपना कार्ड दे रहे हैं। एक कागज़ का टुकड़ा है अगरचे, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और उसने कार्ड ऐसे लिया, इतना वो मुतमईन होकर जा रहा था कि जैसे अभी उसके बाप की आंखों का इलाज हो जाएगा। लिहाजा वो कार्ड लेकर ऐसे गया कि जैसे दुनिया जहान की दौलत लेकर जा रहा हो। मैंने कार्ड पर लिख दिया था, जब्बार साहेब इसका काम कर दीजिए, बेचारा बड़ा ही गरीब आदमी है, दुआएं देगा। और मुझे यकीन था कि काम हो जाएगा, क्योंकि ताल्लुक़ जो था, ताल्लुक़ पर मान होता है। डॉक्टर को सिर्फ इतना ही तो देखना था कि आँख पूरी तरह बुझ गई है या थोड़ी बहुत रमक बाकी है। मैं दिन भर फिर घर से गायब रहा और फ़ीका दिन भर मेरे घर के चक्कर काटता रहा, क्योंकि उसने ये अपने दिल में, अपने ज़हन में ये बात बिठा ली थी कि मेरे बाप का अगर इलाज होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ इस सिफारिश से होगा, क्योंकि मेरी कोई सिफारिश नहीं है, लिहाजा मेरी कौन सुनता है। जब एक बड़ा आदमी मेरी सिफारिश करेगा तो मेरे बाप का इलाज हो जाएगा। शाम को जब घर आया तो फिर फ़ीका गया, तो शाम को उसने मुझे बताया कि जब्बार साहब बैठे तो हैं पर कोई अंदर ही नहीं जाने देता, कहते हैं बारी से आओ, और मेरी बारी आती ही नहीं, और मेरी बारी आती ही नहीं। घुटना पजामे में से झांक रहा हो तो बारी कैसे आए बाबूजी। क्या कमाल जुमला अहमद नदीम कासमी ने यहाँ तहरीर फरमाया। घुटना पजामे में से झांक रहा हो तो कैसे बारी आए बाबूजी। यानी गुर्बत जब कपड़ों से छलक रही हो, वो क्या खूबसूरत कि मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक। सागर सिद्दीकी।
मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। अगर एक आदमी चाहे किराए की गाड़ी लेकर ही सफ़र करे, अच्छे कपड़े पहने हुए हों, लोग आज कपड़ों को देखते हैं, लोग उसकी गाड़ी को देखेंगे और उसे कोई रोकने की हिम्मत भी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ एक ज़रूरतमंद आदमी है और उसका बाप अस्पताल में बीमार है, लेकिन उसे सिर्फ डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर से मिलने ही नहीं दिया जा रहा कि बारी से आओ। क्यों? कि उसके कपड़े जो हैं वो उस लेवल के नहीं हैं कि ये डॉक्टर जब्बार का कोई जानने वाला हो सकता भी है कि नहीं। हम इंसानियत को छोड़ चुके हैं और हम ज़ाहरियत को देखते हैं, बातन पे हमारा कोई ख्याल नहीं है। फ़ीके ने मुझे एक बार फिर चौंका दिया। ना जाने फ़ीके पहलवान के अंदर ये हसास फ़ीका इतने बरसों से कहाँ छुपा बैठा था कि बात बात पे फ़लसफ़ियाना अंदाज़ इख्तियार कर लेता है। मैंने वादा किया कि कल ज़रूर चलूँगा, अब तो शाम हो गई है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही मुझे शेखुपुरे जाना पड़ गया। रात को वापस आया तो मालूम हुआ कि फ़ीका आया था। बच्चों, यहाँ फिर एक MCQ आ गया है कि बाबूजी को किसी काम के सिलसिले में शेखुपुरे जाना पड़ गया। इसके बाद 3 दिन तक मैंने ज़्यादा वक्त घर में गुजारा, मगर फ़ीका ना आया। चौथे रोज़ मैंने गली के मोड़ पर एक कोचवान से फ़ीके के बाप का पूछा तो मालूम हुआ कि उसे वार्ड में जगह मिल गई है। इतने में फ़ीका भी आ गया। मुझे ज़रा सी नदामत थी, शर्मिंदगी हुई कि मैंने यार इसके लिए इतना छोटा सा मामूली काम भी नहीं किया, इतने दिन गुजार दिए और इसकी सिफारिश नहीं कर सका, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। क्यों फ़ीके, जब्बार साहब ने काम कर दिया ना? बोला, मगर बाबूजी वो तो मुझसे मिले ही नहीं। मैंने फ़ौरन कहा मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था। झूठ का सहारा लेकर बाबूजी ने अपना भरम रखने की कोशिश की। तो अज़ीज़ तलबा, इससे आगे फिर हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।